नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज मैं आपके लिए उत्तराधिकारी कौन उसका दूसरा भाग लेकर आई हूँ। उत्तराधिकारी कौन और कैसे चुना जाने वाला था, ये सवाल अब तीनों दोस्तों के मन में उठ रहे थे और इस सवाल का जवाब पूरी तरह से विजय को भी नहीं पता था, क्योंकि सारी चीज़ें विजय को अभी तक बताई नहीं गई थी। कुछ चीज़ें थी जो धीरे धीरे विजय को पता चलनी थी पूर्णिमा आने पर, और जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें पहले विजय को ही करनी थी। उसके लिए पंडित जी ने विजय को एक विधि बताई थी, जिसके लिए पूर्णिमा की रात को एक हवन करना था। उस हवन को करने के लिए एक ऐसे वृक्ष की लकड़ी चाहिए थी जिसमें कि उसके पिता ने जिन देवी देवताओं को और खास करके माता रानी को एक बार खुश किया था, मतलब सिद्ध किया था, और माता रानी के कृपा से ही वो सबके संकट इतनी आसानी से हर लेने में सक्षम थे। और वो पेड़ वहाँ के एक बहुत ही खतरनाक शमशान के पार था। उस देवी का वास उस पेड़ पर था और उस हवन में उसी पेड़ की लकड़ी चाहिए थी। लेकिन विजय वहाँ तक जाता कैसे? विजय तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि विजय पर जान का खतरा था। विजय की जान लेने के लिए वो सारी प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियाँ सब उतारू थे। सब बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि विजय कब और किस तरीके से उस सुरक्षा घेरे के बाहर आ जाए और उनको जो भी खेल करना है वो विजय पर कर सकें। मगर पंडित जी, जो कि विजय के पिता के सहायक थे, या आप कह सकते हैं उनके दाहिने हाथ थे, जो कि सारी चीज़ें उनको बताया और समझाया करते थे कि उनको कोई भी चीज़ किस प्रकार से करनी है, वही अब विजय की मदद कर रहे थे सारी चीज़ें जानकर करने के लिए। विजय और उसके दोस्तों के मन में एक सवाल ये भी था कि क्यों विजय को वहाँ पर रहने पर कोई भी शक्ति किसी तरह का नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकी। वो इसलिए था क्योंकि विजय के पिता ने विजय की सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम पहले से कर रखा था। उन्होंने विजय को बिना किसी बात का पता लगे विजय के लगभग सारी चीज़ों के साथ अभिमंत्रित जो भी तावीज़ या जो भी सुरक्षा के लिए चीज़ें रखनी थी, वो उन्होंने उसके सामान में, उसकी सारी चीज़ों में, यहाँ तक कि उसके पहने जाने वाले हर कपड़े में छुपा कर इस तरीके से रखी थी कि विजय को उस बात का ना तो कभी पता चला और ना ही कभी एहसास हो पाया था। इसलिए विजय वहाँ उस दूसरे शहर में इतनी शांति से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन अब विजय यहाँ आ चुका था और पिता की चीज़ों को आगे बढ़ाने में उसका मन नहीं था। इसलिए दूसरा उत्तराधिकारी चुना जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पूर्णिमा से पहले जो भी क्रियाएं करनी थीं वो विजय को ही करनी थीं। पंडित जी पूर्णिमा के दिन आने से पहले पहले विजय से जो भी क्रिया विधि करवानी थी वो उससे रोज़ वो चीज़ें करवाया करते थे, ताकि उसके पिता की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी बहुत उसमें आ जाएं और उसकी मदद कर सकें। वैसे तो उनके हिसाब से विजय के पिता और उनके जो भी पूर्वज थे, उनकी शक्तियाँ काफ़ी हद तक विजय के अंदर थीं, बस उसे जागृत करने की देरी थी। उसी की विधि चल रही थी और पूर्णिमा के दिन का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन पूर्णिमा के दिन आने से पहले जो भी आसपास के गांव के लोग थे, सारे लोगों को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन
जो बहुत बड़ा हवन आयोजन किया जाने वाला था, उस हवन में आसपास के सारे लोगों का आना बहुत ज़रूरी था, ताकि उसमें से देवी माँ खुद ये चुन सकें कि उनका अब इन शक्तियों को लेकर आगे बढ़ने वाला उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गांव वालों को बताने के बारे में सोचा जाने लगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन नज़दीक आ रहा था। लेकिन कोई भी घर के और उस सीमा रेखा के बाहर जाने से बहुत डर रहा था। लेकिन जिगर और गगन वो उसके अच्छे और सच्चे दोस्त थे। वो चाहते थे कि विजय को इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो फिर उन दोनों ने आगे आकर ये भार अपने ऊपर ले लिया। उन दोनों ने कहा कि जिनको भी आमंत्रण देना है हम जाएंगे, हम जाकर सबको ये बात बताएंगे और उस हवन में शामिल होने के लिए सबको निमंत्रण देंगे। फिर पंडित जी ने एक अभिमंत्रित ताबीज उन दोनों के गले में डाल दिया और कहा कि ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। वैसे भी ये आत्माएं शायद ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाना मेन विजय को है, तुम लोगों को नहीं। लेकिन फिर भी बचाव के लिए ये तावीज तुम लोग अपने गले से किसी भी हालत में उतरने मत देना। और उन दोनों को वो तावीज पहनाकर आसपास के सारे लोगों को, गांव वालों को, सबको निमंत्रण देने के लिए भेज दिया गया। वो दोनों गांव के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो पहले घर पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि वो गांव के तांत्रिक जी के घर में आया हुआ लड़का है, धीरे धीरे सारे लोग उनका इस तरीके से आवभगत करने लगे जैसे वो पता नहीं कौन है और कहाँ से आए हैं। और उनके साथ धीरे धीरे सारे लोग जुड़ते चले गए। वो अपना काम उनकी मदद से बहुत आसानी से करते हुए गांव के पूरे लोगों को ये निमंत्रण दे चुके थे। और अब बारी थी गांव के मुखिया के घर में जाकर उनको ये बात बताने की। गांव के जो मुखिया थे, उनके घर से भी कई बरसों पहले एक लोग उत्तराधिकारी रह चुके थे, तो उनके भी पास थोड़ी बहुत शक्तियां तो थी ही। उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी, वो सुनकर कहीं ना कहीं मन ही मन इन चीज़ों के लिए बहुत खुश हो गए कि अच्छा हुआ, उनका बेटा खुद से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। अब मैं मेरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए आगे कर सकता हूँ, वरना उनके जीवित रहते हुए किसी और का ये पद संभालने का तो चांस ही नहीं था। और फिर मुखिया जी की मदद से आसपास के जितने भी गांव थे, उन सारे गांवों में एक ही दिन में गगन और जिगर दोनों ने ये बात सब लोगों तक पहुंचा दी थी कि पूर्णिमा की रात को हवन है और उस हवन के बाद माता रानी खुद से अपने उत्तराधिकारी का चयन करने वाली हैं। ये बात सुनकर काफ़ी सारे लोग बहुत खुश हो चुके थे, क्योंकि इस पद पर बैठने की बहुत सारे लोगों की इच्छा थी और अब ये इच्छा उनको पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। सारे लोग पूर्णिमा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और इधर धीरे धीरे पंडित जी विजय को पूर्णिमा की रात को उस शमशान से होते हुए उस देवी माँ के वृक्ष की लकड़ी को लाने के लिए तैयार कर रहे थे। अब धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन भी आने ही वाला था, बस एक रात बाकी थी। वो रात भी जैसे तैसे निकल गई और अब आज रात को विजय को जाकर उस वृक्ष की लकड़ी हवन के लिए लेकर आनी थी, क्योंकि उस वृक्ष की लकड़ी के बिना ये हवन पूरा नहीं होता। और अब पंडित जी ने विजय को बताना शुरू किया कि तुम्हें ये पेड़ यहाँ से सीधे सीधे जाना है और जाकर उस शमशान को पार करना है। उस शमशान को पार करने के बाद तुम्हें शमशान के पार ही एक बहुत पुराना और बड़ा वृक्ष दिखेगा।
तुम्हें पहले उस पेड़ की पूजा करनी है और माता जी से उनका आवाहन करते हुए उस पेड़ की लकड़ी की मांग करनी है। तुम उस पेड़ की लकड़ी को खुद से काट नहीं सकते हो। माता रानी खुद तुम्हें बताएंगी कि तुम्हें कहाँ और कौन से हिस्से से लकड़ी काटनी है। तुम बस उतनी ही दूर की लकड़ी को काट सकते हो या छू सकते हो, लेकिन तुम्हें ये काम अकेले ही करना है। ये सुनते ही तुरंत जिगर और गगन दोनों बोलने लगे, नहीं नहीं, इतना खतरनाक पंडित जी काम हम अपने दोस्त को अकेले नहीं करने दे सकते हैं। हम उसे अकेले नहीं जाने दे सकते। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें भी जाने की अनुमति दीजिए। फिर पंडित जी ने कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें जाने के लिए बोल भी दूं, फिर भी हो सकता है कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर तुम किसी तरह पहुंच भी गए, हो सकता है इसमें तुम्हारे जान को भी खतरा हो, क्योंकि तुम जब जाओगे तो वो सारी शक्तियाँ तुम लोगों के भी पीछे पड़ जाएंगी, और वो हो सकता है कि मौका देखकर तुम्हारी जान ले लें, ताकि जिससे कि तुम्हारा दोस्त विजय कमज़ोर पड़ जाए और वो उस पर भी हमला करके इस हवन का शुरुआत ही ना होने दें। ये सुनते ही उन दोनों पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो दोनों अपनी जिद पे अभी भी अड़े हुए थे। फिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो और तुम जाना ही चाहते हो तो तुम जाओ, और मैं जो चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा वो चीज़ें तुम्हें हर हाल में फॉलो करनी पड़ेंगी। उन दोनों ने कहा, जी आप जैसा कहिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते। फिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जाओ, और जाने के वक्त चाहे जो भी हो जाए, कैसी भी मुसीबत आए, चाहे तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना बुलाए, लेकिन तुम में से किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी मृत्यु वहीं पर हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखना। दूसरा, कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस शमशान की सीमा तक ही विजय का साथ दे सकते हो। जहाँ पर वो सीमा शुरू होती है, तुम दोनों को वहीं पर रुक कर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। वो शमशान अकेले तुम्हारे दोस्त को पार करके वो लकड़ी लेकर आनी पड़ेगी। उन दोनों ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, हमें जाना है हमारे दोस्त के साथ। और यही सारी चीज़ें विजय को भी समझाई गई थी कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे दोस्त पीछे रह जाएं, छूट जाएं, गिर जाएं, उन पर कोई हमला कर दे, या तुम्हें ऐसा पता भी चल जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ना तो तुम रुकोगे और ना ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे। विजय इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार था, और फिर वो तीनों वहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ से निकले तो बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाज़ें उनको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, जो कोई उनके आसपास घूमकर उनको छूने की, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तीनों में से कोई भी ना तो डरे और ना ही पीछे मुड़कर देखा उन्होंने। थोड़ी देर में विजय अपने दोनों दोस्तों से थोड़ा आगे बढ़ गया, और जिगर और गगन पीछे रह गए थे। दोनों एक साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन अचानक गगन का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वो गिर गया। उसके गिरने के बाद उसने जिगर को पीछे से आवाज़ देना शुरू किया, और उसने बोला, जिगर भाई आना, मेरा पैर इधर फंस गया है गड्ढे में, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। ये आवाज़ सुनकर जिगर रुक तो गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसे ऐसा लगा कि अगर जिगर सच में वहाँ पर फंस गया है तो मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जिगर भी पीछे नहीं मुड़ सकता था, तो अब वो करता तो क्या करता। फिर जिगर ने अपना दिमाग चलाते हुए खुद को पीछे की तरफ बिना मोड़े हुए वो पीछे की तरफ चलता हुआ वापस आया, और उसने देखा सच में गगन वहाँ पर एक गड्ढे में पैर फंसकर गिर गया था। फिर उसने गगन की मदद की और गगन का पैर गड्ढे से निकाल दिया। फिर दोनों एक साथ
एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ तक जा रहे थे और उनके देखते देखते वो शमशान घाट आ गया। उन्हें वहीं पर रुकना था और उसके आगे विजय को अकेले ही जाना था। विजय आगे बढ़ता जा रहा था और जो मंत्र उसे दिए गए थे उन मंत्रों का उच्चारण भी करता जा रहा था। उसने शमशान भी पार कर लिया और शमशान पार करते ही जैसा कि पंडित जी ने बताया था वो पेड़ सामने ही था। सबसे पहले विजय जो भी पूजा की सामग्री लेकर गया था उसने उस सारी सामग्री से उस पेड़ की देवी की पूजा की और पूजा करने के बाद वहीं पर बैठ गया और माँ का आवाहन करते हुए उनसे उनके पेड़ की लकड़ी की मांग करने लगा और वहीं पर उस पेड़ के नीचे बैठकर बार बार माता रानी से उनकी लकड़ी का आशीर्वाद रूप में प्राप्त करने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद विजय की जो भी पूजा अर्चना थी वो रंग लाई। एक पेड़ की टहनी अपने आप वहाँ से चरमराने लगी और जैसा कि पंडित जी ने बताया था देवी जी तुम्हें खुद बताएंगी कि तुम्हें कहाँ की लकड़ी तोड़नी है। फिर विजय ने वहीं से वो लकड़ी जो वो अपने साथ चाकू लेकर गया था उससे काट कर पेड़ से अलग कर दी और देवी जी को प्रणाम करके वहाँ से निकलकर आ गया। जब वो वापस शमशान घाट के उस सीमा रेखा पर पहुँचा तो वहाँ पर जिगर और गगन दोनों खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। तीनों अब साथ हो चुके थे और अब तो देवी माँ का वो आशीर्वाद भी उन तीनों के साथ था, तो अब कोई उनका कुछ बिगाड़ दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तीनों थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच चुके थे। वहां पर सारे लोग बहुत ही बेसब्री से विजय और उसके दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो घर पर पहुंचे उनको देख के सारे लोगों के चेहरे पर खुशी की एक लहर सी दौड़ पड़ी और फिर सारे लोगों ने उनका बहुत ही दिल से स्वागत किया और उस लकड़ी को संभाल कर जो हवन कुंड पहले से तैयार कर दिया गया था उसमें डाल दिया गया। जैसे ही वहाँ पर जिगर और गगन को देखा सबने, पंडित जी ने तुरंत उससे बोला, तुमको पता है विजय, ये दोनों सच में तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। अगर ये तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं होते तो ये वहाँ से ज़िंदा कभी भी वापस नहीं आते। ये तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी हर मुसीबत में, हर हालत में तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात विजय को पहले से पता थी, लेकिन आज गगन ने और जिगर ने इस बात का प्रूफ भी दे दिया था। हवन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। पूरी रात वो हवन चलना था और फिर वो हवन की शुरुआत हो गई। पूरी रात हवन चलने के बाद हवन अब संपूर्ण हो चुका था। अब माता रानी को स्वयं उनका उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ चुका था। उसके लिए भी एक अलग से प्रक्रिया थी। अब उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसके लिए करीब करीब 50 मीटर की दूरी में कोयला बिछा दिया गया और उस कोयले में आग लगा दी गई। उस कोयले के रास्ते के आगे एक पेड़ था जहाँ पर माता रानी की फोटो रख दी गई थी। वहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना भी की गई थी और उनके ऊपर पुष्प चढ़ा दिए गए थे। अब सारे लोगों को बारी बारी उस आग के ऊपर से होकर गुजरते हुए माता रानी की फ़ोटो तक पहुंचना था। जो भी ये काम बिना किसी तकलीफ़ के कर ले और माता रानी के पास जब पहुंचकर उनके आगे हाथ जोड़े तो जिसके भी सामने माता रानी की फ़ोटो से उतरकर फूल गिर जाता वो माता रानी का आशीर्वाद पाकर उत्तराधिकारी बन जाता।
ये चीज़ देखकर ही कई सारे लोग डर कर पीछे हो चुके थे, लेकिन करना तो ये काफ़ी सारे लोगों को था ही। धीरे धीरे जो लोग पहले से इस चीज़ के इंतज़ार में थे, उन लोगों ने ये करने की कोशिश शुरू की, क्योंकि उनके अंदर लालच भी बहुत था। सबको ये गद्दी चाहिए थी। तो पहले जिन लोगों को गद्दी चाहिए थी और जो इसकी दावेदारी कर रहे थे, उन लोगों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इस चीज़ को, मतलब इस कोयले पे रखी हुई रास्ते को पार ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे पंडित जी ने बारी बारी सारे लोगों को चलने के लिए बोल दिया और सारे लोग बारी बारी आकर कोशिश कर कर और वहाँ से हार कर चले गए। अब लगभग गांव के सारे लोग खत्म हो चुके थे। अब कोई भी नहीं बचा था। अब सिर्फ विजय और उसके 2 दोस्त बाकी रह गए थे। क्योंकि विजय ये दावेदारी चाहता ही नहीं था, इसलिए विजय को इस पर चलने की ज़रूरत नहीं थी। अब बारी थी जिगर और गगन की। उन दोनों ने साफ साफ कहा, अरे हम तो इस गांव के हैं ही नहीं और हमको इन चीज़ों के बारे में ना तो कुछ पता है और ना ही हम लोगों को ये करना है, तो हम क्यों करें। लेकिन सारे लोगों को उत्तराधिकारी तो चाहिए ही था, इसलिए सारे लोगों ने उन पर जोर बनाना शुरू किया। पहले गगन उस आग पर चलने लगा। जब गगन उस आग पर चल रहा था तो वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई ठंडी आराम देने वाली मखमल के रास्ते पर वो चल रहा हो, और उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो आग पर चल रहा है। उसने देखते ही देखते बड़े मज़े में वो पूरा का पूरा आग का रास्ता पार कर लिया और माता रानी के पास पहुंच गया। लेकिन वो रास्ता पार करने के बाद, माता रानी के पास पहुंचने के बाद भी उसके पास फूल नहीं गिरा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो उत्तराधिकारी नहीं है। अब बारी थी जिगर की। जिगर भी उसी तरह से चल रहा था जैसे गगन ने उस आग को पार किया था। ये देखकर सारे लोग वहाँ पर शॉक्ड हो चुके थे और जिगर ने भी वैसे ही बड़े मज़े में पूरा रास्ता पार किया। और जब उसने पूरा रास्ता पार करके वो माता रानी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने सर झुकाकर माता रानी को प्रणाम किया, वो फूल वहाँ पर गिर गया। इसका मतलब माता रानी ने जिगर को अपना अगला उत्तराधिकारी चुन लिया था। ये देखकर सारे लोगों के होश उड़ चुके थे, लेकिन कोई भी कुछ भी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये खुद माँ का चुनाव था, तो इसे सारे लोगों को मानना ही था। जिगर, उसने ऐसा कैसे कर लिया? अब सबके मन में ये सवाल था। फिर पंडित जी ने इन सारी बातों का खुलासा सबके सामने करना शुरू किया। जिगर, जो कि पार्टी ज़रूर करता था, लेकिन उसने आज तक ज़िंदगी में ना तो कभी मांसाहार किया था और ना ही कभी भी शराब को हाथ लगाया था। सच्चे दिल का इंसान तो वो था ही। दूसरा, वो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि उसने हमेशा अपने दोस्तों से छुपा कर रखा था, क्योंकि वो शहर में रहने वाला एक मॉडर्न ख्याल का इंसान था। तो वो अपने दोस्तों को ये दिखाकर उनके सामने खुद का मजाक बनने से खुद को बचाया करता था। ये सारी बातें सुनकर उनके सारे दोस्त काफ़ी शॉक्ड हो चुके थे, लेकिन अब तो सबके सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। एक बात और, जिगर हमेशा से शहर की चहल पहल से दूर जाकर कहीं शांति की ज़िंदगी बिताना चाहता था, इसलिए माता रानी ने उसे ये मौका दे दिया था। जिगर ने भी खुशी खुशी इस पद को धारण कर लिया और पंडित जी के बताए अनुसार जो भी बाकी की क्रिया थी उन सबको पूरा कर लिया। जिगर वहाँ उसी गांव में हमेशा के लिए रह गया और बाकी के सारे दोस्त अपने अपने जगह पर
वापस लौट कर चले गए। अब जिगर उस गांव में रहकर उस गांव के सारे लोगों का कल्याण उसी तरीके से कर रहा है जैसे कि पहले विजय के परिवार वाले, मतलब उसके पूर्वज, किया करते थे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके भी पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं वापस से आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपके अपने डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।